नरेश मीणा हमारे साथ हैं जो जन क्रांति यात्रा निकाल रहे हैं। हाड़ौती से लेकर पूर्वी राजस्थान तमाम जिलों में जाएंगे, उन आदिवासी जिलों में जाएंगे। आज हमारे साथ हैं। आज जन क्रांति यात्रा की शुरुआत है। अतुल प्रधान, राजेंद्र गुढ़ा और हाड़ौती की हमेशा सत्य की आवाज को उठाने वाले भरत सिंह कुंदनपुर भी वरिष्ठ नेता इनके मंच पर दिखे। नरेश जी, कैसा समर्थन मिल रहा है? अपार समर्थन मिल रहा है। कल जब जयपुर से मैं हाड़ौती में आया था तब भी जिस तरह से सड़कों पर जन सैलाब उमड़ा था इस बेटे को आशीर्वाद देने के लिए, उससे लगता है कि जनता मेरे से बहुत उम्मीद करके बैठी है और जनता को लगता है कि ये बेटा कुछ कर सकता है, इसलिए वो अपना सब कुछ घर बार छोड़कर मेरे लिए सड़कों पे उतर रही है। और आज जब मैं कामखेड़ा जाऊं, मेरे गांव से ये 100 किलोमीटर दूर पड़ता है, मेरी विधानसभा से एक विधानसभा छपड़ा बीच में, उसके बाद में तीसरी विधानसभा में पड़ता है। उसके बावजूद भी जन सैलाब तो आपने देख रखा है, किस तरह का जन सैलाब, किस तरह से लोग मुझे आशीर्वाद देने आ रहे हैं। इससे ये तय हो गया, मैं तो ये मानता हूं कि जनता के जहन में कहीं ये बात बैठ चुकी है कि ये लड़का निस्वार्थ भाव से कुछ कर गुजरने की लालसा रखते हुए राजस्थान की जनता की सेवा करने सड़क पे निकला है। नरेश भाई, मैं जब से अलवर से आ रहा हूँ, मेरा गांव यहाँ से 400 किलोमीटर दूर है। मैं लंबी यात्रा करके आ रहा हूँ। तमाम मैं जगह जगह चाय पीने रुकता हूँ, कहीं पानी पीने रुकता हूँ, खाना खाने रुका, तो एक आवाज जरूर उठ के आई बीच में। बड़े बड़े जो अनुभवशील लोग हैं उन्होंने कहा कि ऐसा तो नहीं कि नरेश मीणा है वो बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रहा हो। कौन कहता है? लोग कह रहे हैं सर। नहीं, लोग नहीं कहते। आम लोगों को राजनीति से क्या मतलब? पर जो आपको जानते हैं, जो आपके प्रशंसक हैं, जो समर्थक हैं, वो तो कम से कम बात करते हैं। ऐसा है, जो लोग ये आरोप लगाते हैं वो खुद ही इस तरह का काम करते हैं। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, और मैंने ये कह दिया, मेरे बच्चों की कसम खा के जब मैंने कह दिया कि मैं फैसला वही करूंगा जो जनता चाहेगी। अब इसके बाद क्या बचता है? जब मैंने कह दिया अभी जनता से पूछूंगा, ये जनता जिस पार्टी के लिए कहेगी उस पार्टी में जाऊंगा, तो ये तो कोई पर्सन चीनी नहीं बचा। और फिर इस फैसला आने तो फिर तय करेंगे। मैं आज राजेंद्र गुढ़ा से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि धारीवाल का अलाइनमेंट तो मैंने ठीक कर दिया। अब राजेंद्र गुढ़ा राजपूत नेता हैं, नरेश मीणा मीणा समुदाय से आते हैं, अतुल प्रधान उत्तर प्रदेश से आते हैं, लेकिन राजस्थान में अपना वर्चस्व रखते हैं। क्या मैं ये मान लूं कि मीणा, गुर्जर और राजपूत एक मंच पर आ गए हैं? ये सियासी रैली नहीं है, ये सियासी यात्रा नहीं है, ये वोटों को प्राप्त करने की यात्रा नहीं है। ये तो सर्व समाज को, भारत में जो लोग भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, जो हमारे महान पुरुष रहे, जिनको पूजा करते हो, जिनको मानते हैं, उनके सपने जो चूर चूर देश आजाद होने के बाद हो रहे हैं, उनके सपनों को पूरा करने की ये यात्रा निकल रही है। ये तो भ्रष्टाचार के खिलाफ यात्रा है, ये तो मिलावटखोरी के खिलाफ यात्रा है, और ये गंदी राजनीति को खत्म करने की यात्रा है। जो बीजेपी कांग्रेस जो मिलकर करोड़ों रुपए लेकर जो गंदे लोगों को पैसे लेकर टिकट देते हैं, और वो पैसे लेकर टिकट लेने के बाद वो जिस तरह से राजनीति का एमएलए एमपी बनने के बाद दुरुपयोग करते हैं, जनता का शोषण करते हैं, खून चूसते हैं, उनके खिलाफ ये यात्रा है। ये यात्रा नई राजनीति पैदा करने की है। अब एक बात बताओ पवार साहब, मेरे पास छपड़ा भी है, देवली उनियारा भी, रबंता भी आने वाला है, तो तीनों सीटों पर मैं तो लड़ूंगा नहीं चुनाव, किसी को लड़ाऊंगा। इस यात्रा के माध्यम से मैं ऐसे क्रांतिकारी साथी ढूंढ रहा हूँ, नरेश मीणा जैसे, जिनको मौका लगा तो आगे विधानसभा में भेजूंगा। और जहां जहां चोर एमएलए बैठे हैं, जैसे मैंने हरीश मीणा का इलाज कर दिया टोंक में, यहाँ से प्रमोद जैन भाया का इलाज कर दिया, प्रताप सिंह भी का इलाज कर दिया छपड़ा में। अब इनकी जगह जब नए लोग आएंगे, लेकिन वो नए लोग वो आने चाहिए जो जैसे नरेश मीणा संघर्ष की राजनीति का पकड़ रहा है, जैसे नरेश मीणा सेवा का भाव लेकर आगे बढ़ रहा है, वो लोग जो सेवा का भाव लेकर आगे बढ़ेंगे, ईमानदारी की राजनीति करेंगे, जिनके आंखों में जुनून होगा, जिनके आंखों में राजस्थान के लिए कुछ कर गुजरने का होगा, उनको आगे बढ़ाएंगे। अगर उनके भले के लिए, अगर 10 आदमियों का भला अगर तीसरे मोर्चे में जाने से हो रहा होगा तो तीसरे मोर्चे में चले जाएंगे। आप ये जो बीजेपी वाले कह रहे हैं ना बीजेपी में जा रहा हूँ, नरेश मीणा तो भगत सिंह और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लेके घूम रहा है। मेरे बैनर पे नहीं देखा क्या? देख लिया। संविधान बचाओ, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपनों को पूरा करेंगे।
हम तो क्रांतिकारी हैं। जहां इस देश का भला होगा, राजस्थान का भला होगा, राजस्थान की जनता का भला होगा, और जहां ये लोग देखेंगे कि यहाँ भला हो सकता है, वहां चले जाएंगे। मैं आपके कल पिता से बात कर रहा था, आपके पिता कल कह रहे थे कि मैं हमेशा नीचे से ऊपर की ओर चलता हूँ, नरेश फैसले हमेशा ऊपर से नीचे की ओर लेता है। लेकिन कल वो मान गए कि जो ये ऊपर से फैसले लेता था, मैं मान गया कि अब ये बड़ा नेता बन चुका है। क्या कारण रहा है कि नरेश मीणा 20 साल बिना पद की राजनीति में जिंदा रहते हैं और अपने आप को बनाए रखते हैं? देखो, हमारा जो एरिया है ना, ये इसमें सरपंच बनने के लिए लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, और ये राजस्थान में परंपरा बनी हुई है। राजस्थान में सरपंच बनने के लिए लाखों रुपए लोग खर्च कर देते हैं, और एमएलए बनने के लिए तो हमारे यहाँ तो लोगों की हत्या ही करवाई जा रही है, लोगों को मरवाया जा रहा है। उस कंडीशन में मेरा बाप भी ये सोचता है, वो भी स्वार्थी हो जाता है कि यार सब दुनिया एमएलए बनना चाह रही है, तो मैं मेरे बेटे को भी एमएलए क्यों नहीं बना दूं। और उसका जो स्वार्थ ये दिखता है मुझे, और उससे मैं कमजोर भी होता हूं। मैं कई बार कहता हूं, रात को हमारी बहस हुई, मना मुझे एमएलए नहीं बनना, मुझे राजस्थान का मालिक बनना है, एमएलए बनाने वाला बनना है। एमएलए बनने के लिए किसी के आगे भीख नहीं मारनी, मुझे तो जनता जनार्दन के आशीर्वाद से एमएलए बनाने की फैक्ट्री खोलनी है, जिसमें ऐसे एमएलए निकालूं जो जनता के लिए काम करें। सबसे बड़ा सवाल ये निकल कर आता है, मैं उस दिन आपसे बात की थी, लेकिन इतना विस्तारित बात करने का मौका नहीं मिला। आज कर लेते हैं बात। एक तरफ बात ये निकल कर आती है कि जब बड़े नेताओं पर कटाक्ष करोगे, जो समाज के बड़े लीडर हैं, तो फिर बड़ा नेता कैसे बन पाएगा नरेश मीणा? अरे वो चोर है, वो काहे के बने? वो तो टिकट लेके आ जाते हैं, टिकट लेके आके, और जनता के पास कोई विकल्प नहीं है बेचारी के पास। एक बार बीजेपी को हराते हैं, एक बार कांग्रेस को हराते हैं, इस बार जो जीत गए अगली बार उनको नहीं लगता डर तो लगता ही नहीं है। क्या कारण है डर नहीं लगता? अभी तो ऊपर वाले कृपा नहीं ली छतरी वाले की, उसने ताकत ऐसी दी, उसने मानसिक रूप से इतना मजबूत कर दिया कि डर नहीं लगता। तो एक बात बताइए, अब आप 8 दिन की यात्रा है आपकी, इसके बाद कौन कौन से जिले में जा रहे हैं आप? देखो, 8 दिन की नहीं है ये, तो हमने 8 दिन का, क्योंकि हमने अभी अचानक घोषणा करी यात्रा की। अचानक ऐसा तो नहीं कि जेल से छूटा हूँ, जनता में रोष है, अचानक से जनता आ जाएगी इसलिए यात्रा तो ये मान लो आप, तो अगर अच्छे मकसद के लिए जनता में अगर करंट है, जनता में ऊर्जा है, और उस ऊर्जा को, जनता के उस करंट को अगर अच्छे काम के लिए लगा रहे हैं, तो क्या दिक्कत है भाई? क्या दिक्कत है बताओ? बात तो सही है, बताओ पत्रकार साहब। बात तो सही है, लेकिन एक चीज और बताइए, आप नरेश जी, आप बड़े दिल के सांप हैं, जो कहते हैं मुंह पे कहते हैं। मैं कल 12 में लोगों से बात कर रहा था, लोग कह रहे थे कि हाड़ौती के चोर नेताओं को आज नींद नहीं आएगी। और हाड़ौती की जनता का कितना बड़ा आशीर्वाद नरेश को है कि वो ये कह रही है कि नरेश के आने से यहाँ जो चोर व्यापारी राजनीति चल रही थी, उनको नींद नहीं आ रही है। फिर एक चीज और बताइए आप, फिर जो लोग सपना देख रहे हैं कांग्रेस से सीएम बनने का, सचिन पायलट हो, अशोक गहलोत हो, गोविंद सिंह डोटासरा हो, विपक्ष के नेता टीकाराम जूली, कई नेता ऐसे हैं जो स्वयंभू मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, फिर उनको सपना छोड़ देना चाहिए क्या? नरेश उप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, अगर मालिक बन रहे हो? मैं एक बात कहूँ पवार साहब, एक तो मैंने बात कही कि जनता जो कहेगी वो मैं करूंगा, और जनता क्या कहेगी वो भी मैं बता दूं। जनता जब नरेश मीणा उनसे ये कहेगा, नरेश मीणा की इच्छा है महाराणा प्रताप की तरह सम्मान और स्वाभिमान से रहने की। नरेश मीणा किसी के गुलाम बनकर नहीं रहेगा। वो ये कहते कि मेरा झंडा उठा, मेरे नारे लगा, उठा लिया, 25 साल तक उठा रहा था, अब जनता का झंडा उठा रहा हूँ, नीली छतरी वाले का झंडा ऊंचा, बाबा श्याम के नारे लग रहा हूँ। सीख लिया नीली छतरी वाले, जेल में अध्ययन किया क्या? बिल्कुल, बहुत बड़े, ईश्वर की कृपा रही। मैं एक चीज और देख रहा हूँ आप में, अब लोग कहेंगे कि पत्रकार है, लोग कहेंगे पत्रकार है, नरेश मीणा का समर्थन कर रहा है, लेकिन मैं जब से आप जेल से बाहर आए, आपके भाषण बदले बदले देख रहा हूँ। आपके भाषणों में उम्मीद है, आपके भाषणों में जोश है, आपके भाषणों में गंभीरता है। ये कहाँ से सीख लिया नरेश मीणा, जो उग्र था, एकदम भड़काऊ भाषण देता था? ऐसा क्या किया नरेश मीणा ने? देखो, जब आप एकांतवास में रहते हो, ये लोग जो जंगलों में जाके, पहाड़ों में जाके तपस्या क्यों करते थे? वो तपस्या इसीलिए करते थे कि एकांत में रहकर पढ़ाई करते थे, देखते थे, उसका फायदा उनको मिलता था। आज भी लोग मौन व्रत रखते हैं। मौन व्रत जो रख लेंगे,
मैं तो इनसे भी कहूंगा मौन व्रत एक दिन रखना चाहिए 7 दिन में। जब पूरे दिन एक शब्द मत बोलो, उसमें बहुत ताकत है। मौन व्रत में इतनी ताकत है, अगर आपने एक दिन मौन व्रत रख लिया तो आप धीरे धीरे अपने शब्दों पर कंट्रोल करोगे, अपनी जबान पे कंट्रोल करोगे। यही एकांतवास जब मुझे जेल में मिला, 8 महीने खूब सारी किताबें पढ़ी और यही सब पढ़ा, किस तरह भगत सिंह ने इस देश के लिए कुर्बानियां दी, किस तरह से महात्मा गांधी ने त्याग बलिदान की राजनीति करी। वो तो बेचारे कुछ नहीं मिला उनको, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को मिला, गांधी को क्या मिला, सुभाष चंद्र बोस को क्या मिला, भगत सिंह को क्या मिला। हम तो भगत सिंह सुभाष चंद्र बोस है, कुछ मिले कि ना मिले बस लड़ रहे हैं। तो फिर मैं ये मान लूं कि सवाई माधोपुर से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को सीट खाली कर देनी चाहिए, देवली उनियारा से हरीश मीणा को खाली कर देनी चाहिए, दौसा से मुरारलाल मीणा को खाली कर देनी चाहिए, थानागाजी से कांति प्रसाद मीणा को खाली कर देनी चाहिए। क्या मैं मान लूं उनको? देखो ऐसा है, किरोड़ीलाल कैसा भी है, कुछ भी करता हो, कैसा है कुछ भी करता हो, लेकिन जनता के लिए लड़ता तो है। किरोड़ीलाल कैसा भी हो, कुछ भी हो, लेकिन कम से कम किसानों के लिए तो नकली फैक्ट्रियों में छापे मारने की हिम्मत तो किरोड़ीलाल ने की ना। लेकिन हरीश मीणा नाम, टिकट के नाम पर, जाति के नाम पे वोट ले लेते हैं और छोरे छोरे का ब्याह किसी और समाज में कर रखा है। मांडा देने का नंबर आए, रोटी खिलाने का नंबर आए, जब तो समाज को पूछते नहीं है और वोट लेने आ जाते हैं समाज में कि समाज का हो, मीणा हो, वोट दे दो। फिर काम नहीं करे कुछ, तो ये किस काम के भाई? मुरारी को मैंने देख रखा है, वो किस तरह की राजनीति करता है। और कांतिलाल जी के बारे में मैं पवार साहब कुछ जानता नहीं हूँ। मैं कभी आज दिन तक थानागाजी गया नहीं किसी मामले में, और वहां के लोगों से मेरी कभी चर्चा नहीं हुई। वहां कभी जाएंगे, जनता से पूछेंगे ये आदमी कैसा है, जनता सर्टिफिकेट दे देगी कांतिलाल जी का। अगर जनता ने कह दिया कांतिलाल जी भी चोर है तो हम भी कह देंगे चोर है। जनता कह देगी कांतिलाल जी ईमानदार तो हम भी कह देंगे ईमानदार है। अभी हम जहाँ बैठे हैं, यहाँ कैलाश जी मीणा एमएलए हुआ करते थे। वो कैलाश मीणा जब यहाँ एमएलए रहा तो ये सारे लोगों की गर्दन यूं रहती थी, स्वाभिमान से, सम्मान से। इन लोगों की गर्दन ऊंची रहती थी। थानेदार इनके मारे चूनी करता था, डिप्टी चूनी करता था, तहसीलदार चूनी करता था। अब जो है हालत ये हो गई कि अब थानेदार से भी ये कहा जाता है साहब निवेदन कर रहा हूं, इसको भेज रहा हूं। इसलिए मैं कहता हूं दमदारों को बनाओ, मजबूतों को बनाओ, जो फोन पे काम जनता का हो जाए, बिना पैसे दिए काम हो जाए, ऐसे लोगों को बनाओ। तो फिर क्या सवाल वहीं खड़ा है? फिर भी आप कह रहे हो कि मैं पूर्वी राजस्थान में तमाम शहरों में, तमाम जिलों में, उन विधानसभा सीटों में, पिछला इंटरव्यू आपका सुन रहा था कि जहां उपचुनाव होंगे, जो भी सीट खाली होगी, नरेश मीणा चुनाव मैदान में उतरेगा। तो फिर सवाल फिर वही खड़ा है, नरेश मीणा नाम की आंधी अब आ चुकी है, ये तो निसंदेह है। नरेश मीणा जब से जेल से बाहर निकले हैं, तमाम शहर, मैं कह रहा हूँ थानागाजी आप कभी गए नहीं, लेकिन वहां आपके हजारों समर्थक है। तो अब पूर्वी राजस्थान में ये देखा जाए कि 2028 के जो विधानसभा चुनाव होगा, मैं एक निवेदन करूं तो आपको थानागाजी को लेकर, अगर कांतिलाल जी से अच्छा अभी इस यात्रा उधर भी जाएगी, वो लड़ाका मिल गया मेरा जैसा, जिसको हजारों लोग उसको पसंद करेंगे, रैली में चलेगा, भाषण देगा और जनता उसको पसंद करेगी, और कांतिलाल से तुलना में 21 होगा, हम उसके साथ हो जाएंगे। लेकिन कांतिलाल को भी मार दें और कोई आदमी 19 को हम 21 नहीं बनाएंगे। जो सक्षम होगा, पढ़ा लिखा होगा, संविधान को समझता होगा, लोकतंत्र प्रणाली को समझता होगा, और एमएलए बनने के बाद जो काम भी करा सके। एक तो लल्लू पंजू को एमएलए बना दे जिसका जो कुछ कर ही नहीं पाए। तो फिर क्या नरेश मीणा जितने विधायक जीता पाएगा उसका समर्थन करके सरकार बनेगी? ये तो समय तय करेगा। मैं तो जनता के पास जा रहा हूँ, जनता तय करेगी, जनता कितने क्या करती है, आशीर्वाद देती है। लेकिन मेरे को आकलन करना बहुत आता है। पवार साहब, मैं जब छबड़ा में चुनाव लड़ने आया था तो मैं आया था, मेरे को उम्मीद थी 25,000 वोट मिलेंगे। कितने? 25,000। मैं तो प्रताप सिंह सिंघवी को यहाँ भगाने आया था, और इसलिए आया था कि एक बार चलो हो जाए उसका। अब मैं आ गया यहाँ, अब छबड़ा की जनता जान गई कि अगली बार तो सिंघवी तो निमट गया, हो तो गया, सिंघवी तो गया, वो तो अभी हो सकता है, और वो हो सकता है 2.5 साल में यहाँ भी उपचुनाव हो जाए। क्यों? ऐसा क्यों हो जाए? कई हो जाते हैं उपचुनाव, तो क्या है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यहाँ 25,000 की कल्पना थी, 44,000 आ गए। देवली में उम्मीद नहीं थी, 60,000 आ गए।
मैं जितनी ये जनता है ना, इससे आकलन कर लूंगा कि किस एरिया में मुझे कितने लोग पसंद कर रहे हैं, किस एरिया में कितने लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, कितने वोट मेरे इशारे पर टर्न हो जाएंगे। अभी अंता की तो मैं गारंटी दे दूं, अगर अंता में चुनाव हो गया ना, मैं लड़ूंगा तो मेरा वर्ग कम से कम, जिस वर्ग में मैं आता हूं, वो वर्ग 90-95% मुझे देगा। और कॉन्फिडेंस तो नहीं है नरेश मीणा? और कॉन्फिडेंस नहीं रखता मैं, ये मेरा विश्वास रहता खुद पे। ये मैंने यूनिवर्सिटी में करके दिखाया। और कॉन्फिडेंस क्या करेंगे? 5 दिन में तो मुरारी की छोरी को 1800 वोट 2700 वोट सेकंड आ गई थी। लाली को, लाली वाली अच्छा शब्द नहीं है, लेकिन पवार साहब मैं आकलन कर लूंगा। अभी अंता का मैं कह रहा हूं, अगर ऐसा भी हो सकता है अंता में कि मैं किसी दूसरे पे दाव लगा दूं, आप नहीं लड़े और दूसरे पे दाव लगा दूं, तब भी मैं जनता से पूछूंगा और वो इस लायक होगा तो मेरे को गारंटी कि मेरा वर्ग उसको भी 80% वोट दे देगा। अब राजनीति पता क्या होगी? अगर चांस ऐसा बना, हम माड़ी की मदद कर सकते हैं, हम धाकड़ की मदद कर सकते हैं, हम लोधा की छबड़ा में मदद कर सकते हैं, धाकड़ की मदद कर सकते हैं, लेकिन वो जो 500 वाले वोट वाले हैं ना, उनकी मदद नहीं करेंगे, उनको चुनाव नहीं जीतने देंगे, चाहे किसी को जिता दे। नरेश मीणा तो इनको हराने के लिए, मुझे लगेगा कि भाई प्रमोद जैन भाया को हराने के लिए माड़ी इसको हरा सकता है, तो मैं माड़ी का झंडा ऊंचा कर दूंगा, माली कैंडिडेट उतार दूंगा। मुझे लगेगा कि प्रताप सिंह सिंघवी को हराने के लिए कोई लोधा समाज का कैंडिडेट उतारना पड़े तो मैं लोधा समाज का उतार दूं, लेकिन इनको नहीं बनने दूंगा 2028 में भी। तय है। 11 सूत्री मांगे क्या क्या है आपकी, ये बता दीजिए प्रमुखता से। ये काम की बात ये पूछिए आपने। क्रांति यात्रा निकल रही है, नेतागिरी फेतागिरी तो चलती रहेगी। मेरी इसमें 11 सूत्रीय मांगे हैं। भ्रष्टाचार खत्म हो, मिलावटखोरी के खिलाफ ऐसा कानून बने जिससे आजीवन सजा हो, आजीवन कारावास की सजा हो। 2, जो पूंजीवादी, जो वंशवाद परिवारवाद की जो राजनीति हो रही है, उससे हटकर गंदी राजनीति हटकर नई राजनीति पैदा हो। छात्र संघ चुनाव राजस्थान में हो। जो एक डोंगरी प्रकरण चल रहा है माधोपुर में, क्षेत्र गांव का, उस डोंगरी प्रकरण में जल्दी से तुरंत प्रभाव से सीएम साहब उनसे बात करके और उस अंदर उनकी जो समस्या उसको दूर किया जाए। हमारे क्षेत्र में कुछ ऐसे वर्ग हैं जो आज भी बहुत पिछड़े हुए हैं, जिनमें बंजारा समाज, कंजर समाज, सांसी समाज, भील समाज और लोधा समाज भी बहुत पिछड़ा। और यहाँ तो सभी पिछड़ रहे हैं, यहाँ तो केवल वैश्य समाज के अलावा सभी पिछड़ रहे हैं, व्यापार दुकान लगाने के अलावा सभी पिछड़ रहे हैं। यहाँ तो गांव में घूम लो आप, घूम रहा हूं मैं 2-3 यहाँ तो अफीम के मुकदमे झूठे लगा के जेलें भरी हुई है, जेलें तो अफीम के झूठे मुकदमे लगा के भरी हुई है। तो यहाँ तो बहुत सारे काम करने की जरूरत है, लेकिन विशेष रूप से बंजारा समाज, सांसी समाज, कंजर समाज, भील समाज, इनको मैं मुख्य धारा में लाकर इनके आर्थिक रूप से मजबूत करना चाहता हूँ, शैक्षणिक रूप से मजबूत करना चाहता हूँ और इनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी मैं दिलाना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ, जितने वोट प्रताप सिंह सिंघवी के छबड़ा में नहीं है ना, उससे ज्यादा तो कंजर समाज के वोट है, उससे ज्यादा तो कंजर समाज के वोट है। और वो कंजर समाज का कोई कैंडिडेट जिता दे तो वो भी इनकी तरह चोर तो नहीं बनेगा। इसलिए मैं इनको हटाकर सब लोगों में प्रतिनिधित्व बांटना चाहता हूं, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, सामाजिक। और इसके साथ साथ आज आपने देखा होगा किस तरह से महिलाएं पीढ़ी लुगड़ी ओढ़ कर आई थी, आपको झलक दिखी होगी ना, मैं लाइव दिखा रहा था आपको थाना गाजी सवाई माधोपुर दौसा की तरह मीडिया दिखी होगी मंच पर बैठ। मैं यहाँ भी मीणा समाज को भी सांस्कृतिक तौर पे भी मजबूत करना चाहता हूँ। पूरे राजस्थान, पूरे देश का जो मीणा समाज है, उसका खान पान एक जैसा होना चाहिए, उनकी महिलाओं का पहनावा एक जैसा होना चाहिए। जब ये बद्रीनाथ, केदारनाथ जब जाए ये यात्रा करने, और जब मनोर थाना से कोई मीणी वहां जाए और सवाई माधोपुर की मीणी को दिख जाए और उसको यहाँ की मीणी की जब लुगड़ी दिख जाए तो वो कहेगी हमारी बहन से, तो अपने आप सम्मान झलक जाए, है ना। तो सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से इस हाड़ौती क्षेत्र जो पिछड़ गया, जो आप लोगों के क्षेत्र से 50 साल पीछे है,
इसको मजबूत करना चाहता हूँ। अच्छा, एक सवाल कर लेते हैं, अशोक गहलोत या सचिन पायलट? मेरे लिए तो हमेशा सचिन पायलट रहा है, हमेशा। हनुमान बेनीवाल और राजकुमार रौत क्या नरेश मीणा के साथ आएंगे? बिल्कुल आ सकते हैं दोनों, क्यों नहीं आएंगे। मैं लेकिन दोनों की, मैंने कल भी इंटरव्यू दिया है, मैं चंद्रशेखर के, अगर मेरा कोई थर्ड फ्रंट में जाने का रहा तो मैं चंद्रशेखर के यहाँ अपने आप को कंफर्ट फील करता हूँ। क्योंकि नहीं, हाड़ौती जिले के पूर्वी राजस्थान तक, क्योंकि हर विधानसभा में 50,000 दलित वोट हैं, एससी वोट है 50,000, और हमारे यहाँ जाट समाज कम है। हमारे यहाँ रोहत साहब जो भील समाज से आते हैं, रोहत समाज का वोट हमारे छपरा में उधर नहीं है, और फिर मैं खुद आदिवासी हूँ, मेरा तबका मेरे साथ है ही। हाँ, लेकिन मैं चंद्रशेखर के साथ अगर जाऊं और रोहत साहब और हनुमान बेनीवाल हमारे साथ आ जाए, मैं गारंटी दे रहा हूँ 30 सीट तो मैं जीता कर दे दूं उनको। 30 सीट तो मैं जीता कर दे दूं, वो कितनी लाई वो उनके ऊपर है। क्या फिर नरेश मीणा उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री? मैं 30 सीट जीतने के बाद मैं अगर हनुमान भाई साहब, रोहत साहब या कोई भी वो अगर मुख्यमंत्री बन रहे हो और ऐसा कोई मौका है, और मुझे अगर एमएलए पद से भी उस समय ये हो जाए कि नरेश तुझे राजस्थान में प्रचार करना, तुझे एमएलए नहीं बनना, तो मैं एमएलए नहीं बनूं। अगर इतनी बड़ी मुहिम में अगर नरेश मीणा सफल हो जाए, मेरा तो सपना ही है, मेरा सपना है कि किसानों के बेटे शोरूम के मालिक बने, किसान लोग शोरूम के मालिक बने, शोरूमों में किराएदार बनकर काम नहीं करें। ये डर नहीं लग रहा क्या आप पिछले 8-9 महीने से नंगे पैर हैं, छाले पड़ेंगे, पैरों में खून आ सकते हैं, इतनी लंबी यात्रा करोगे, पहन क्यों नहीं लेते अब चप्पल जूते? जब जनता इस दुख दर्द को समझेगी, जनता देखेगी एक लड़का पसीना बहा रहा है, खून बहा रहा है, तब जनता ये सोचेगी। एक तरफ वो अय्यास नेता, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले नेता जो फ्री में वोट ले जाते हैं, और एक तरफ एक लड़का जो सड़कों में घूम रहा है, मीडिया में बातों को रख रहा है, जनता की बातों को रख रहा है, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहा है। कहीं ना मैं जनता को जगा तो रही हूँ, जागरूक तो जनता को कर ही रहा हूँ। दूसरी तरफ जिस रैली से मेरी यात्रा जाएगी, उस इलाके में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार और इन चोरों पर लगाम जरूर लगेगी, ये देख लेना आप। नरेश मीणा भीड़ कहाँ से लाते हैं इतनी, ये बता दी। अब आप 2 दिन से मेरे साथ घूम रहे हो, 2 दिन से आप तो घूम रहे हो चुपके, हाँ? मेरी नजर सब पे रहती है, एक पे नजर है, कौन कौन मेरे साथ चल रहा है। कल से ही मेरे पे नजर है आपकी, सबकी नजर, सब पे नजर रहती है। आप मेरे गांव में रात रुके हो ना, मेरी एक पे नजर रहती है, कौन कौन मेरे कार्यक्रम में आ रहा है। और कल भी आपने देखा, ये भी आ रहे हैं। 1 रुपया नहीं है पवार साहब, वो तो पता है मुझे, मैं आपके घर रुक के आपके पिताजी से मैं 1 घंटे बात करके आया हूँ, है ना। और हालात आपके सामने, किस तरह से लोग खाना खिला रहे हैं। अब मुझे क्या जरूरत है, जगह पंखा लग रहा है, यहाँ बैठा हूँ, खाना ये खिला रहे हैं, पानी ये पिलाएंगे, चाय ये पिलाएंगे, डीजल बढ़ेगा नहीं, पैदल चल रहा हूँ। अब डीजल बढ़ेगा नहीं, पैदल चल रहा हूँ, तो किस बात की जरूरत। मैं तो आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से एक बहुत अपील करना चाहता हूँ। ये जो माला पहनाते हैं, सापा ला के आते हैं, सापा मैंने छोड़ रखा है। क्यों? मैंने पहले ही छोड़ दिया था, और जूते भी छोड़ रखे हैं। मैं उनसे अपील करता हूँ, माला भी मेरे को नहीं पहनाए, उसकी जगह वो अगर उनको ज्यादा स्वागत करना है मेरी संख्या का, तो सब पे पुष्प वर्षा करे मेरे साथ वालों पे। अब वो जो माला पहनाते तो वो सिर्फ मेरे को पहनाते हैं, माला जब पहनाते हैं तो सिर्फ मेरे को पहनाते हैं, लेकिन अगर पुष्प वर्षा करेंगे तो मेरे साथ चलने वाले हजारों भगत सिंहों पे पुष्प वर्षा होगी। ये जो मेरे साथ सैकड़ों भगत सिंह चल रहे हैं, इन सब पे पुष्प वर्षा होगी, इनका भी हौसला अफजाई होगा। तो मैं चाहता हूं वो लोग पुष्प वर्षा करें इन क्रांतिकारियों के ऊपर, तस्वीरें, महान पुरुषों की तस्वीरें भेंट करें, पूरे देश में एक मैसेज जाएगा किस तरह की यात्रा है जिसमें दुख दर्द सहन किया जा रहा है, जिसमें कोई माला पहनने का शौक नहीं, सापा बांधने का शौक नहीं, मंच में बैठने का शौक नहीं। मेरा तो एक लक्ष्य है, मैं इस यात्रा में बहुत सारे नए लड़के पैदा करना चाहता हूँ, नेता बनाना चाहता हूँ। जहां भी बोलने का मौका आएगा, आज तो मैंने बड़े नेता इसलिए बुलाए ताकि इस यात्रा का असर हो, इस यात्रा का असर हो। और आदरणीय भरत सिंह जी के आने के बाद तो कहते हैं ना, मतलब ये कहते हैं कि नरेश मीणा ये यात्रा, ये वो बी टीम फी टीम,
भरत सिंह जी कुंदनपुर साहब मेरे मंच पे आ गए। वो व्यक्ति मेरे खानदान को जानता है, मेरे माँ बाप को जानते हैं, वो जानते हैं कितना ईमानदार परिवार है। कि ये सूचित कर दिया जाए कि हाड़ौती से लेकर पूर्वी राजस्थान तक जितने भी चोर नेता हैं वो अपना रास्ता तय कर लें। बिल्कुल बिल्कुल यही है, और क्या है। अगर राहुल गांधी बुला के नरेश मीणा को ऑफर देता है अच्छा। कि नरेश जी अंतर चुनाव लड़ा देते हैं, आप आ जाओ, तो मैं उनसे तय करूंगा, मैं साहब मेरे को तो दे रहे हो आप, पर ये 5-10 लोग हो रहे हैं, इनको और सल्टा सको आप। जो चोर हैं, भ्रष्ट है, जिनकी बदनामी हो रखी है, इन चोरों को हटाकर आप कांग्रेस को शुद्ध कर सकते हो तो मैं आपके साथ आ जाऊंगा। नहीं तो नहीं जाओगे? नहीं, सवाल ही नहीं। तीसरा मोर्चा और खड़ा है। तो आज मैं बात कर रहा था गुड़ा जी से, वो कह रहे थे तीसरा फ्रंट तो बन गया, बनेगा क्या? बन गया। अभी हम लोग मेहनत करने की जरूरत है, मेहनत करते हैं, जनता किस तरफ ले जाती है, जनता किस तरफ ले जाती है, बहुत सारी चीजें हैं बाकी। ये थे नरेश मीणा, तमाम मुद्दों पर बात की, जनक्रांति यात्रा निकाल रहे हैं, कह रहे हैं कि हाड़ौती से लेकर पूर्वी राजस्थान तक जितने भी चोर नेता हैं अपना रास्ता तय कर ले। अब नरेश मीणा आ चुका है, क्योंकि नरेश मीणा पिछले कई सालों से इन हाड़ौती के नेताओं के खिलाफ लड़ाई तो लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक सफल नहीं हुए हैं। लेकिन उसी को लेकर अब जनक्रांति निकाली है। कैसे सफल नहीं हुए? आप कह रहे, आप कैसे सफल नहीं हुए? आप पाया कि घरवाड़ी को 2 बार लोकसभा में हरा दिया, तो 1 बार उसको हरा दिया, अभी एमएलए के चुनाव में हरा दिया, और अंत में चुनाव हो जान दो, अगर भाया चुनाव लड़ ले तो गारंटी भग जाएगा, भागे। 28 के चुनाव में, 2028 के चुनाव में बल्लू जी भग जाएंगे। राजेश पायलट ने जिस तरह से पूर्वी राजस्थान को, स्वर्गीय पायलट राजेश पायलट, स्वर्गीय राजेश पायलट ने जिस तरह से पूर्वी राजस्थान को लोकतांत्रिक और राजनीतिक प्रतिनिधित्व किसान कौमों को दिया, आदिवासियों को दिया, उसी तरह से नरेश मीणा इस हाड़ौती को, किसान कौमों के बेटों को एमएलए बनाने, एमपी बनाने का काम करेगा। फैक्ट्री खोल ली, बिल्कुल फैक्ट्री खुली हुई। नरेश मीणा तमाम मुद्दों पर बात की, सचिन पायलट से लेकर पूर्वी राजस्थान की राजनीति से लेकर, कह रहे हैं कि सफल तो हुआ, और 28 में ना प्रमोद जैन भाया चुनाव लड़ेगा ना और कोई बचेगा, तो फिर नरेश नाम की आंधी तय है। नमस्कार, मैं वीरेंद्र पवार, आप देख रहे हैं द लोक सदन।